आप सब जुड़िए। और मैं चाहूंगा आदरणीय शरद वर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और आप कोमलवाड़ा ग्राम इटारसी जिला नर्मदापुरम से हैं। और आप एक कर्मठ कृषक, उत्कृष्ट कृषक, और जैसा कि बोलते हैं भारत सरकार से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी से आप सम्मानित हैं। आप जो है लगातार नर्मदापुरम जिले में एक प्राकृतिक जैविक जिला बनाने के दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है सरकार का, प्रशासन का, वहाँ शरद वर्मा जी को बिना कोई कार्यक्रम नहीं होता है। यह भी हमें गर्व की बात है। और आपके विशेष सहयोग से हमारा जो युगाहार उत्सव कार्यक्रम मनाया गया था इटारसी में, आपकी विशेष पुरुषार्थ से, सहभागिता के साथ वह एक अद्भुत योगा उत्सव मनाया गया था। आपका व्यवहार हमने देखा है जहां भी जाएंगे, चाहे वो प्रशासनिक दफ्तरों में जाएं, चाहे किसान के यहाँ जाएं, चाहे व्यापारी के यहाँ जाएं, किसी के यहाँ भी जाते हैं, चाहे धार्मिक गुरु के यहाँ जाएं, आपका सम्मान हर व्यक्ति करता है। आपको मैं सम्मान के तहत आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय साहब वर्मा जी, आइए और आप अपना सदन को उद्बोधन देने का कष्ट करें। भाई साहब, एक छोटा सा निवेदन था। शरद जी प्रणाम, नमस्कार आपको। जी नमस्कार। हाँ, आप प्राकृतिक शिक्षा और उसमें जैविक खेती में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और समाज में और पूरे भारत में। तो एक संस्था है यूथ फॉर नेशन, शायद आपने सुना होगा। जो इस प्राकृतिक जो खेती है, कृत्रिम खेती है जो हम कर रहे हैं, जैविक खेती, उस पे वो कार्य कर रहे हैं। तो आप एक बार मुझे मैसेज करेंगे तो मैं उनके नंबर दूंगा, तो वो हर जगह जा जाकर और लोगों के बीच में रह रहकर, और आपसे ऐसे व्यक्तित्व हैं, आप उनको शायद जानते होंगे, डॉक्टर वृंदम गोणाकर जी हैं। तो जी वो इस पे पूरा काम कर रहे हैं। तो आप आज मुझे मैसेज करेंगे तो मैं उनको आपके नंबर भेजूंगा। तो जी एक बार आप उनसे जरूर चर्चा कीजिए। तो जैसे भी है उनको व्हाट्सएप मैसेज करिए कि मैं इस कार्य को लेकर और इस समाज में हम इस तरह से पहल करी है और हम इस तरह चल रहे हैं, तो हमें मार्गदर्शन जो भी है, मतलब वो पूरे भारत भर में उनका भ्रमण रहता है। वो दिल्ली बैठते हैं एनसीआर में और उनका भ्रमण रहता है। और वृंदावन से हैं वो, अलीगढ़ से रहने वाले हैं, वृंदावन में एक आश्रम में रहते हैं। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो। तो आप एक बार उनसे जुड़िए, है ना जी सर जी। जी भाई साहब प्रणाम सभी को, जी और सभी प्रणाम। का आशीर्वाद हमेशा ऐसा ही बना रहे, सहयोग। आज सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज मुझे चीफ गेस्ट बनाया मनीलाल सर सदन ने, मैं इसका आभारी हूँ। और इस मंच से बहुत सारी ऊर्जा ली है, इसलिए मैं प्रत्येक सदस्य वैज्ञानिक का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो ऊर्जा मुझे दी और मैंने अपने जीवन में, अपनी खेती में, हर क्षेत्र में उसका उपयोग सफलतापूर्वक किया है और उसका लाभ लिया है। मैं ग्राम सोमलवाड़ा नर्मदापुरम से हूँ। मेरे पिताजी सन 70 के एग्रोनॉमिक्स हैं, जिन्होंने सन 70 में एग्रोनॉमिक्स किया था। मेरी माता वो वही सन 72 की एमए हैं, जो भोपाल यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट रही हैं और उन्होंने महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया है। और गांव से जाके शिक्षा ली, क्योंकि मेरे नाना जी एक शिक्षक थे, एक वैद्य थे। तो उन्होंने गांव की कुरीति को तोड़ते हुए मेरी मदर को पढ़ाया। और गांव में उस समय बच्ची को पढ़ाना एक अपराध माना जाता था। उस समय मेरी मदर को मेरे नाना जी ने पढ़ाया और वो भोपाल यूनिवर्सिटी में गर्ल्स कॉलेज में प्रेसिडेंट रही हैं और बहुत सारी उनके पास डिग्रियां हैं। मैं बता दूं कि मेरे पिताजी के पास लगभग 500 अवार्ड होंगे एग्रीकल्चर के, सन 70 से लेके अभी तक। उन अवार्डों को मैंने बढ़ाया है। मेरी माता के पास लगभग 200 अवार्ड होंगे, जिनको मैंने बढ़ाया है।
मेरे माता पिता ने यहाँ जीरो से खेती करी। कोई ज्यादा जमीन नहीं थी, 1 एकड़ थी, और उससे उन्होंने बढ़ाया है। अपने साथ 5-6 कर्मचारियों के लेकर ये काम को शुरुआत करी। आज उन जो कर्मचारी हमारे यहाँ जो कहना चाहिए मजदूर बनकर आए थे, उनको भी 2-2 3-3 एकड़ जमीन खरीदवाई। वो भी आज किसान हैं और उनके पास भी ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, गाड़ियां सब कुछ है। आज वो भी सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं। और कुछ किसान हैं ऐसे, हमारे मजदूर किसान भाई बन गए जो कि जैविक खेती कर रहे हैं। आपको बताएं कि मेरी मदर ने हमारे मजदूरों की बच्चियों को पढ़ाया, तो पुलिस विभाग में सर्विस कर रही हैं। इसी गांव में, इसी खेत पे हमारे साथ निवास करते हुए उनकी बच्चियां सर्विस में लगी। हमारे पिताजी ने, माताजी ने कुछ बच्चों को पढ़ाया। जो हमारे यहाँ बच्चा खाना बनाता था, आज वो पटवारी है, पटवारी के पद पर है। वो जब भी अपने कार्यकाल से कहीं से सर्विस से आता है, उसके घर जाने के पहले वो मेरे माता पिता के पैर छूने आता है आज भी। तो ये कुछ बहुत पुराने समय में ऐसी चीजें बोई हुई थी जो मैंने आपको फसल पूर्वक बताया। उसी चीज को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। हम 2 भाई हैं। मेरा छोटा भाई ने बीटेक एग्रीकल्चर किया। उसके बाद वो बीटेक एग्रीकल्चर करने के बाद उसने सॉफ्टवेयर में गया। उस समय सॉफ्टवेयर की कीमत बहुत थी, तो मेरे पिताजी ने उसको सॉफ्टवेयर में पढ़ाई करवाई। उसके बाद वो आगे गया। इसके बाद वो आज सॉफ्टवेयर में मैनेजर है। मेरी बहू भी मैनेजर है। दोनों सर्विस में हैं, पूना के अंदर हैं, और उनके सर्विस के भी 20 साल हो गए हैं। वो अभी कैंपस लेने भोपाल आते हैं और लगभग 400 से 500 लड़कों को वो भर्ती करते हैं, इंजीनियर कंपनियों के लिए। उनका कार्यकाल है ये। मैंने बहुत सारी डिग्रियां ली, एलएलबी लिया, एलएलएम किया, एग्रीकल्चर में बहुत सारी ट्रेनिंग ली। ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, मेरे पास लगभग 100 से ज्यादा ट्रेनिंग है एग्रीकल्चर की। मेरे पास मेरे पिताजी का इतना बड़ा अनुभव, मेरी माताजी का अनुभव, और वैद्य में मैं अपने नाना जी के साथ जड़ी बूटी खोदने जाता था, तो उससे भी मेरा प्रेम बना। इन चीजों को पैतृक रूप से मिली, खानदानी रूप से, और ये कारवां बढ़ते गया, जमीनें बढ़ती गई, काम चलते रहा। धीरे 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 एक कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में हम लोग 50-60 एकड़ में सब्जियां लगाते थे। सब्जियों में नुकसान हो रहा था। उसी समय हमें मुन्नीलाल सर और दादू हमारे, उन्होंने हमको एक कार्यक्रम में मिले थे, मंत्री जी के कार्यक्रम में। तो उन्होंने हमें विधिवत समझाया कि हम लोग ऐसा एक कार्यक्रम चलाते हैं, और उस कार्यक्रम में अगर आप जुड़ पाए तो बहुत अच्छा होगा। रमेश सर ने कहा कि आप 1-2 दिन जुड़ के देखिए उसमें। तो फिर उस कार्यक्रम में मैं जुड़ा। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि सदन में जिस दिन से मैं जुड़ा हूं, भले मैं बीमार रहा हूं, लेकिन मैंने सदन को कभी मिस नहीं किया। प्रत्येक दिन मैंने ऊर्जा ली है सदन से, और हर आदमी ने सिखाया है कुछ ना कुछ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई विशेष ऊर्जा नहीं हो। यही मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया कि सभी से ऊर्जा लेनी चाहिए और अपने काम में निखार लाना चाहिए। जब मुझे मुन्नीलाल सर और दादू ने जोड़ा, उस समय उस समय खेती में हम लोग अपने आप में समझते थे कि ये चीजें हैं। फिर हमने सोचा कि यार, जब मैं कुछ ज्यादा दिन नहीं, 10-12 दिन जुड़ा पाया था, जब जहर पे चर्चा चलती थी, खेती के अंदर जहर है, हम भी डालते थे, तबीयत से डालते थे जहर को। लेकिन कहीं दिल में ठेस लगने लगी कि ये चीज हम गलत कर रहे हैं। हमने तुरंत इस चीज को बंद किया। आपको बताएं कि आज हम
1 एकड़ की सब्जी भी जहर वाली नहीं उगाते हैं, कम उगाते हैं लेकिन जहर मुक्त खेती करते। हमारा जो 4 लाख रुपए दवाओं का बिल आता था, वो आज कोई बिल नहीं है। मुनीलाल सर ने देख के गए हैं हमारी फील्ड में, हमने देखा कि इस समय पशुओं की हालत बहुत खराब है, तो पशु का चारा हम उगाने लगे। हम भारत सरकार के माध्यम से न्यूजीलैंड गए थे, तो वहां हमने देखा था ये साइलेज कैसे बनता है, साइलेज को, तो उस चीज को बढ़ाया आगे हम लोगों ने, और हम लोग पशु आहार में आज काफी अच्छा उगा रहे हैं। हमने कहा इंसानों के लिए खेती तो पूरी दुनिया करती है, पूरा हिंदुस्तान करता है, लेकिन जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, हमारी गाय माता के लिए कोई भी नहीं उगाता। हाँ, मेड़े तोड़ी हैं, लोगों ने जंगल तोड़े हैं, पर कहीं मुझे विचार आया ऐसा, मैंने अपने पिताजी से चर्चा करी, बात रखी कि क्यों ना अपन पशु आहार उगाएं और हरा चारा उपलब्ध कराएं, सिर्फ हरे चारे पे खेती करें। आदमियों के लिए तो बहुत सब्जी उगा दी, इंसानों के लिए तो बहुत अनाज उगा दिया, अब ये पक्षियों के लिए, ये जानवरों के लिए क्यों ना पशु आहार उगाया जाए। हमने सबसे पहले छोटी मशीन 4-4.5 लाख रुपए की खरीदी, उसमें सफलतापूर्वक रूप से प्रैक्टिकल किए, लगभग 90 से 100 डेयरियों को छोटा छोटा ले जाके उनको एक एक आधा कुंटल पशु आहार निःशुल्क दिया। उनकी गाय का एनालिसिस करा कि कैसे उनका फैट बढ़ रहा है, कैसे गाय स्वस्थ रहती हैं, और गाय का कैसे दूध का फैट सुधरता है। हमने देखा कि आजकल गाय में ही दूध में कैल्शियम कम है। जब गाय अपनी पूर्ति नहीं कर पा रही है तो सामने वाले को कैसे देगी। ये चीजें हमारे चल रही थी, और इसी बीच में हमारा इस कार्यक्रम से जो जुड़ना हुआ, बढ़ना हुआ, और जहर के ऊपर कहीं दिमाग में इस कार्यक्रम ने ये बिठा दिया कि जो हम जहर उगा रहे हैं उसको बंद करना चाहिए, और हमने बंद किया इस चीज को, इसको टोटल बंद किया। मन में था कि कुछ ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, जिले के अंदर इतना सबसे ज्यादा, पंजाब से ज्यादा गेहूं उगता है हमारे यहाँ, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मूंग होती है हमारे यहाँ, हमारा जिला पैदावार में अव्वल था। मुख्यमंत्री जी ने 3 बार हमारे यहाँ कृषि कर्मा अवार्ड लिया, हम यहाँ के किसान थे, हमने गेहूं उत्पादन में अवार्ड लिया। हम लोगों ने कैसे बीज बनाना है, अशोक भैया भी जानते हैं बीज बनाना, हम लोग बीडर से फाउंडेशन बीज, सर्टिफाइड बीज सब बनाना सीखने लगे, और हम लोग बीज सफल रूप से बनाने लगे। उन्हीं बीजों के माध्यम से हम लोगों ने अच्छा बीजों को चुनना और पैदावार को बढ़ाना ये सीखा था। केमिकल की अनाधुंध खेतियां हो रही थी और हम भी करते थे, लेकिन इस कार्यक्रम ने हमें कहीं एक ब्रेक लाया जिंदगी में कि कम से कम अपने लिए, अपने वालों के लिए तो जैविक उगाएं। और फिर हमने जैविक का कारोबार फिर पकड़ा, और आज हम सफलतापूर्वक आपको बताएं कि हम लोग जो मक्का उगा रहे हैं वो भी काफी हद तक जैविक है, सब्जियां उगा रहे हैं। पिछली बार हमने 1 एकड़ में गेहूं बोया था, हीरा मोती, इस सदन को बताया था जब यहाँ योगाहर कार्यक्रम हुआ था, पूर्णतः बोया, उसमें 3.5 कुंटल गेहूं हुआ है, और वो गेहूं हमारे घर में खाने में यूज हो रहा है आज। तो वो इस सदन के माध्यम से आज हम शुद्ध चीज खा पा रहे हैं, और इस कारवा को आगे बढ़ाया। यहाँ पे कार्यक्रम नर्मदापुरम में 1 वर्ष पूर्ण होने पे हम लोग काफी 8 महीने जुड़ चुके थे, और इस कार्यक्रम के प्रत्येक सदस्यों से रूबरू हो गए थे, और हमें इच्छा थी मन से कि सब सदस्यों से हम मिलें। हर सदस्यों में एक खूबी है, हमने कुछ पवन सर से सीखा, दुबे सर से सीखा, रावत साहब से सीखा, ऐसे कोई सदस्य नहीं जिनसे नहीं सीखा हो। इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे मानव आए, उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं दी। पाकिस्तान से भी आए, उन्होंने भी बहुत विशिष्ट खेतियों का महत्व बताया। जो हमें लगा कि ये खेती में अपनी बढ़ोतरी कर सकती है, उन चीजों को हमने लिया, और ये अथाह सागर है खेती।
इसमें निरंतर आपको सीखते जाना है और खेती को अपनी को बढ़ाते जाना है। मैंने देखा है प्रकृति रूप में हम लोगों ने बल्लर की खेती शुरू करी, 10-12 साल से हम लोग बल्लर की खेती करते हैं। हम लोग भिंडी करते थे तो दवाओं के कारण हमने भिंडी बंद करी कि भिंडी में बहुत अधिक दवाएं डलती हैं और शाम को दवा डलती है तो सुबह भिंडी टूटती है, इसलिए हमने भिंडी को तुरंत बंद किया। ऐसी सब्जियों को त्यागा जिनमें ज्यादा दवाओं का यूज होता है। हम लोगों ने बल्लर लेके आए। आज आपको बता दें कि बल्लर में हमारी मोनोपाली चलती है। वो कैसे कि हम उसको अग्रिम निकालते हैं। 2 महीने पहले बल्लर बाजार में ले आते हैं। हमारी बल्लर 70 रुपए किलो से बिकना स्टार्ट होती है और 70 रुपए बिकते बिकते आज भी वो 8 रुपए किलो लास्ट बल्लर है, वो भी बिक रही है। यानी अगर आप एवरेज पकड़ लेंगे तो 25 से 30 रुपए किलो का आपको एवरेज मिल जाता है। बल्लर में बहुत कुछ दवाएं नहीं लगती। आपको बता दें, बल्लर अपने जो अगर घरों के बाड़ों में देखोगे तो आप बल्लर लगाई जाती थी, तो उसको खेत में लाने का कार्य हमने किया कि क्यों ना इस बल्लर को, जो पुराने अपने बुजुर्गों ने संस्कृति में अपने को बल्लर रूप दी है, जिनको अपन बाड़े में लगा के, और हमेशा सभी लोगों ने बल्लर को चखा है। बल्लर के नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन फसल एक सी है। आपको बताऊं मैं कि बल्लर बहुत अच्छी फसल है। पिछली बार दादू ने बताया कि कुछ किसान लगाना चाहते हैं, हमने उनको लगवाई बल्लर और इस सदन के माध्यम से उन लोगों को बीज दिया और वो किसान इतने सफल हुए हैं। अगर दादू कभी सदन में उनका लेके आएंगे तो मैं बताता हूँ कि इस सदन का वो शुक्रगुजार जरूर करेंगे कि इस सदन के माध्यम से हमें इतना अच्छा बीज मिला। आज उन्होंने बहुत अच्छी बल्लर निकाली, बहुत बढ़िया, और वो किसान बहुत खुश हैं कि ऐसी भी इस सदन के माध्यम से बीज काफी जगह फैला है बल्लर का, और हम चाहते हैं कि सभी जगह वो बीज जाए और खेती हो उसकी। ये दादू प्रणाम। दादू हमारे बताएंगे, 2 शब्द बताइए दादू बल्लर के विषय में, आप जो लगवाई थी बल्लर। अनम्यूट है, माइक आप म्यूट कर ले, म्यूट है दादू। जी, ऐसा हुआ एक दिन हम हमारे यहाँ जहाँ हम निवास करते हैं नर्मदापुरम में, वहां से 10 किलोमीटर दूर निटाया गांव है, वहां पर सरदार जी ने 35 एकड़ में टमाटर लगाए हुए थे। तो उस फील्ड को देखने के लिए हम गए। साथ में जो किसान जिनकी हम बात कर रहे हैं, आदरणीय सुनील जी गौर, उड़ला ग्राम से हैं वो, अब वो भी मेरे साथ हम उस खेत को देखने गए। मैंने उनसे कहा कि भैया चलो अपन शरद जी के यहाँ चलते हैं, वहां भी देख के आते हैं। तो वो बड़े सहर्ष तैयार हो गए और उन्होंने कहा चलो। हम लोग दोनों वहां आप पास पहुंचे, आपसे बढ़िया बैठ के चर्चा हुई। आपने उनको कहा कि भैया यदि आप करते हैं तो बल्लर पे काम कर लें। उस व्यक्ति ने ये बात सुनी, समझी। 2 चीजें भैया ने कही, एक तो कहा बल्लर और दूसरा वह जो है मक्का, स्वीट कॉर्न, इन 2 की बात करी। और उस व्यक्ति ने तत्काल लेकर, मैं गया था, तत्काल दूसरे दिन आए और बीज ले गए। और बीज ले जाने के बाद उन्होंने उसका उत्पादन लिया और इतना अच्छा उत्पादन लिया। वो ये नहीं बताते कि मेरे कितने के हुए, कितना हुआ, पर ये बहुत प्रसन्न है और उसको बढ़ा रहे हैं। और जब मैंने कहा भैया 1.5 लाख के हो गए कि 2 लाख के, कहने लगे मैं ऐसा नहीं बताता। हम लोग जब एक मीटिंग में मिले, हमने कहा यार बता दो भैया। ये सब शरद भैया भी बैठे थे, डॉक्टर चौहान थे पूना वाले, हम भी थे, 10 लोग बैठे थे। हम लोग वहां प्रशिक्षण ले रहे थे, वहां पर हमने बात की। आज वो बहुत प्रसन्न है और हर काम में सहयोग करते हैं, जो भी कहते हैं कि भाई ऐसा करना जी। तो इस तरह से बहुत बढ़िया है। बल्लर का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ, उन्हें बहुत अच्छे आमदनी भी हुई है। जी ओम, जी ओम। मैं बताना चाहता हूं कि सदन के माध्यम से, और हमारे दादू का एक स्वभाव है कि हर चीज को बढ़ाना है।
तो वो बढ़ाते हैं हमारे यहाँ पे बहुत तेजी से। मुन्नीलाल सर इतनी दूर रहने के बाद भी एग्रीकल्चर कॉलेज में इतने सारे कार्यक्रम हुए जैविक, तो वो विधिवत आए, उन्होंने वहां योग कराया और पूरा देखा किस तरीके से हमारे योगाहार कार्यक्रम के बाद यहाँ के कॉलेज, यहाँ के स्कूलों में कैसे वर्मी खेती और कैसे बढ़ने लगे। आज आपको मैं बता दूं कि होशंगाबाद जिले में माननीय कलेक्टर साहब ने ये कर दिया था कि सभी लोगों को ट्रेनिंग प्राकृतिक खेती की लेना अनिवार्य है। ये चीजें जब योगाहार कार्यक्रम से बढ़ी, इसके प्रभाव दूरगामी होंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। जब हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ, आज हमारे जिले में कहीं भी कार्यक्रम होता है तो जितने भी योगाहार के सदस्य हैं हमारे नर्मदापुरम से, तो इनको बुलाया जाता है सहसम्मान, और हमें बुलाया जाता है और बोला जाता है कि, और उस मंच पे आपको बता दें, सबसे पहले अपने योगाहार कार्यक्रम की चर्चा होती है। ये सबसे मुख्य बात है कि ऐसा एक कार्यक्रम ये लोग चलाते हैं। इस कार्य यहाँ आपको बताऊं, मैं केवीके के सारे वैज्ञानिक इस योगाहार कार्यक्रम में आके मुख्य अतिथि बन चुके हैं। उन्होंने हमारे कार्यक्रम को देखा है, समझा है, और वो हमेशा तत्पर रहते हैं कि भैया अगर जब भी कार्यक्रम में कुछ जरूरत पड़े हमारी, तो हम हमेशा तैयार हैं। इस कार्यक्रम की जितनी भी बड़ाई की जाए उतनी कम है। अगर मैं आपको इसका प्रभाव बताने लगूंगा तो मुझे शायद ये क्लास छोटी लगेगी, समय कम लगेगा, मुझे बहुत समय चाहिए। इसके बहुत मतलब इतने दूरगामी हमारे यहाँ हुए हैं, स्कूलों में, बच्चों में, कॉलेजों में, और जितने भी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर विभाग है, आज इसी की चर्चाएं हो रही। आपको बता दें कि अभी हमारे यहाँ सोसाइटी के जो कमिश्नर हैं और पीएस हैं, श्री आलोक सर जी, वो अभी आए थे। तो हमने पूछा, सर कि हमारा पता कहाँ से आपको मिला? बोले यार हमें कलेक्टर साहब ने बताया कि एक योगाहार कार्यक्रम है, उनके सदस्य, आप उनके यहाँ जाके देखिए। तो उन्होंने हमारे यहाँ आके सब देखा, तो हम लोगों ने उनको, जो पारंपरिक रूप से हम लोग सिमई और आम का सेवन होता है इस समय, वो उनको कराया। और तो उनका कहना था कि हमें ये देसी खुशबू अभी आज तक नहीं मिली। हम बोले आप इतने बड़े आईएएस लेवल पद पर हैं, तो वो भी जैविक चीज खाने के लिए तरस रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि आदमियों को, एक हमारा ही ऐसा कार्यक्रम है जिससे हम लोग आदमी को बदल सकते हैं और इस धरती माँ को शुद्ध कर सकते हैं और गाय के मुंह में चारा दे सकते हैं। तो ये है योगाहार कार्यक्रम की खूबसूरती। आपको बताएं कि नर्मदापुरम में जब हम लोगों ने कार्यक्रम किया और प्रत्येक सदस्यों से रूबरू हुए, इतनी ऊर्जा मिली कि हम वो ऊर्जा का आपको बयान नहीं कर सकते। और आपस में बीज बदलना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना। हमने देखा था कि मुन्नीलाल सर थके हुए आए हैं, लेकिन हमने जब डंडे बजाने वालों का प्रेजेंटेशन करवाया था तो हमें मालूम है कि ये पूरा सदन झूम के नाचा था। ऐसा कोई सदन का सदस्य नहीं था जो आया हो और नहीं नाचा हो। मुन्नीलाल सर बोलने लगे, जब गुरुदेव के आने का समय हुआ तो पहले बोले यार आज मैं इतना थक गया हूं कि बहुत ज्यादा, शरद जी बोले पूरे मेरे हाथ के जो पैर की पिंडलियां हैं वो बहुत दुखने लगी हैं, आज तक नहीं दुखी, बोले इतना मैं चला हूं। वो बोलने लगे रघुवंशी भैया के यहाँ से हम आए हैं और स्वादिष्ट खाना खा के, और तो जब वो आए तो बोले मैं लेट के आता हूँ। तो मैंने कहा आप बाहर तो चलिए, इतने में गुरुदेव की खबर आ गई कि वो आ रहे हैं और आप सब लोग नर्मदा जी के दर्शन कर रहे हैं। तो हमने एक कार्यक्रम रखा हुआ था गुप्त छुपा के, जो बताया नहीं था सदन को। और फिर वो हमारे पास 40-45 हमारे डंडे बजाने वाले सदस्य लोग थे और गायत्री परिवार से भी जुड़े लोग हैं वो। तो वो लोग हमारे यहाँ जब आए और हमने जब उनकी एंट्री कराई, तो हम बताएं आपको कि मुन्नीलाल सर जी की थकावट पूरी गायब थी और उन्होंने नॉन स्टॉप 1 घंटे तक डांस किया। आपको बताएं,
इतनी ऊर्जा, पूरे सदन ने डांस किया था और बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा था वो। उसकी आज भी यादें हैं और प्रत्येक व्यक्ति की यादें हैं। हर व्यक्ति को जब करीब से देखा, जाना, तो बहुत ऊर्जा मिली। और उन सभी सदस्यों का आज भी हम आभारी रहेंगे कि हमारे नर्मदापुरम को जैविक बनाने में, इस देश को जैविक बनाने में उन्होंने जो सहयोग किया, और हम लोगों ने जो सेवा, जो हर जगह से हमारे सदस्य वर्मा जी ने खाना लेके आए थे बहुत अच्छा, रूप सिंह भैया ने मूंग खिलाई थी जैविक। हर सदस्यों का ये था हमारे यहाँ कि कैसे योगाहार के कार्यक्रम के सदस्यों को कहीं तकलीफ ना हो, उनको हर चीज ऐसी मिले। हमने पूरी कोशिश करी थी और यहाँ एक इतना विराट प्रोग्राम हुआ जिसकी वजह से आज हमारे नर्मदापुरम की दिशा बदल चुकी है। एक राह, कहीं एक जैविक की राह उसने पकड़ ली है। ऐसा लगता है कि आने वाली जो पीढ़ियां रहेंगी, आने वाला जो समय रहेगा, शायद हमारा जिला जैविक घोषित हो जाएगा इस कार्यक्रम की बदौलत। और हमारे जिले में जो आज अनाज केमिकल का सबसे हाईएस्ट पैदावार है, मैं आपको बता दूं, ये विश्वास दिला दूं, ये इस कार्यक्रम की बदौलत मूंग भी जैविक होगी और गेहूं भी जैविक होगा और सबसे बम्पर पैदावार देने वाला नर्मदापुरम जिला हमारा जैविक रूप में उभरेगा। जो इस सदन को मैं आज आपको करा है, ये होके रहेगा। जी आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम की चर्चाएं मुन्नीलाल सर जी निरंतर करते रहते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं। पवन सर की हमें ऊर्जाएं निरंतर मिलती रहती हैं। बैनी प्रसाद सर जी भी कभी कभी आते हैं, बैनी सर जी वो भी देते हैं। इस सदन की ऊर्जाएं आज हमें आज हमेशा मिलती आज आज विवेक बेनीपुरी जी जुड़े हैं मार्ग से। हैं। अच्छा जुड़े, अरे वाह सर को सादर प्रणाम। सर ने इतने सारे किसानों की जो जैविक ट्रेनिंग का एक प्रशिक्षण करवाया था। बहुत सारे प्रदेशों से ऐसे किसान जो जैविक खेती करते हैं, उनके बारे में जब उनके परिवार के विषय में, उनकी खेती के विषय में एक एनालिसिस करवाया था बच्चों से, वो बहुत छू लेने वाला था। क्योंकि उसके एनालिसिस देख के हमें भी लगता था कि हम लोग भी कहीं अच्छी दिशा में जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगने लगता है हमें कि यार हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, और आगे करना है, और ऊर्जा एकत्रित करनी है, और आगे बढ़ना है। नई नई सदन से जो जानकारियां मिलती हैं वो बहुत प्रैक्टिकली होती हैं। आज इतनी सारी चीजें हमने सीखी। आपको बता दें, हमने पूना से अभी हमारे जिले में 11 लोगों की लैब खुल रही है, जिसमें दादू ने बहुत प्रयास किए हैं। और मैं बता दूं आपको, उनको बुला के हमें एकत्रित करके दादू ने इतना इतना उसको आगे बढ़ाया उस कार्यक्रम को कि आज हम लोग ट्राइकोडर्मा बनाने की स्थिति में आ गए। आज हम लोगों ने टॉनिक बना लिए हैं। हम स्वयं का बनाया हुआ टॉनिक इस सदन के माध्यम से आपको बताएं कि सदन की जो हमने सबसे पहले पूना में दुबे जी ने हमें, दुबे सर ने वहां पे भिजवाया था उस समय। फिर दूसरी बार उन्हीं को हमने नर्मदापुरम में बुलाया, वैज्ञानिक जी को, और फिर उन्होंने हम लोगों को ट्रेनिंग दी। और फिर सब हम लोगों ने मिलके अपने अपनी लैब का सामान बुलवाया। और आज आपको बता दें कि हर घरों में 11 जो हम मेंबर्स हैं, हम लोगों के यहाँ ट्राइकोडर्मा बनने की तैयारी है। और आने वाली बारिश की फसल में हम हमारा ही फंगिसाइड डालेंगे, हमारा ही इंसेक्टिसाइड डालेंगे, हम ही हमारा बवेरिया बासियाना बनाएंगे, हम ही हमारा ट्राइकोडर्मा बनाएंगे। और आज रावत साहब ने बताया माइक्रो राजा की कैसे दूरी करना चाहिए। ये सदन की इतनी ऊर्जाएं हैं कि अगर मैं गिनाने लगूं तो मुझे बताना पड़ेगा कहां से कितना कितना क्या क्या लिया है। इसका कोई स्टॉक नहीं है। इतना लेवल हाई है कि हजारों चीजें इस सदन से सीखी हैं, मैं जो आज आपको बता पा रहा हूं। छोटी छोटी चीजों से लेके बड़ी बड़ी। आपको बता दें, स्वास्थ्य के विषय में मेरे में बहुत चेंज आया। मैंने जब से सदन को ज्वाइन किया है, मेरे अंदर फुर्ती बढ़ी है, काम करने की जो लेवल है वो बढ़ा है।
तो अब इतने इस सदन की इतनी सारी खूबसूरतियां हैं कि उनको बताने के लिए बहुत समय चाहिए। इस सदन के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि जब हमने नर्मदापुरम के लिए यहाँ पे चर्चाएं करी कैसे क्या करें, तो इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए एक प्रस्तुति बनाई थी कि हम लोग सब मिलेंगे। फिर हम लोगों ने चर्चा करी, मुन्नीलाल सर जी सभी लोगों ने, तो इसमें ये पाया कि सबसे पहले हम सब लोग मिलकर सभी चैनलों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, जितनी भी माध्यम है अपने, तो उन माध्यमों से हमारी चीजों को रखेंगे हम और पहले बताएंगे। उसमें लगभग प्रेस वार्ता करेंगे, कुछ प्रेस वार्ता। 10,000। हाँ मुनील सर आप बताइए ना थोड़ा जी, आप म्यूट हैं सर। आदरणीय शरद जी की और हमारे ये चर्चा हुई थी कि हम सब पहले प्रेस वार्ता करेंगे। भोपाल चूंकि एक राजधानी है मध्य प्रदेश की राजधानी से जब हम सारे चैनलों पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम अपने योगाहर कार्यक्रम का जो घोषणा पत्र है नर्मदापुरम का, वो प्रस्तुत करेंगे सारे पेपरों में और चैनलों में, वो खबर आएगी और फिर सीएम साहब और कृषि मंत्री और मंत्रालय में फिर हम उसको देंगे और वो फोटो और पेपर की कटिंग के साथ वहां हम प्रस्तुत करेंगे। ऐसा हम लोगों का प्लान बना है जी। जी तो हमारी प्रेस वार्ता होने वाली है और उन चीजों को सभी के समक्ष रखा जाएगा और पूरे भारतवर्ष में वो प्रकाशित होगी कि कैसे हम लोग जैविक की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको हम बता दें कि इस सदन के माध्यम से हम लोगों ने जितने भी एग्रीकल्चर के प्रोग्राम होते हैं, तो हम योगाहार की चर्चा करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, हम भोपाल में मुन्नीलाल सर जी ने गुरुदेव से हमें मिलवाया और उनकी फुर्ती देखी है हमने कि कितनी उनके अंदर फुर्ती आ जाती है। हमने देखा है कि इतने लोगों की भीड़ भाड़ में 100 की स्पीड में गाड़ी को चलाना और गुरुदेव को एरोड्रम पे हम लोगों को मिलवाना, ये उनकी बड़ी विशेषता है। हम हमेशा उनके इन चीजों के लिए शुक्रगुजार रहेंगे। इस सदन के भी हम शुक्रगुजार रहेंगे कि उन्होंने हर पहलू पे हमें सिखाते हैं और हम हमेशा इस सदन में एक बच्चे के माध्यम बच्चा बनकर सीखना चाहते हैं कि हमें हमेशा निरंतर ये सदन सिखाता रहे और हम उन्नति करते रहें और हम खेती को जैविक रूप से बढ़ाते रहें और हमारे पशुओं को हम लोग हरा चारा उपलब्ध कराते रहें। बस इन छोटी चीजों को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इतना ही बस सदन को बोलना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आदरणीय शरद वर्मा जी। आज चूंकि आपने अपना योगाहर कार्यक्रम के बारे में बताया, आप के पुरुषार्थ को नमन। और मैं चाहूंगा आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी यहाँ उपस्थित हैं, तो 2 शब्द उनके, इसके बाद मैं सीडीएम सर को बुलाऊंगा। आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी, आपका कमेंट आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीलाल जी। और शरद वर्मा जी, आपको मैं क्या बोलूं, मैं ये नहीं मानता हूं कि आप किसान हैं। आप अपने आप में एक इंडस्ट्री हैं। आप इतनी सारी चीजें कर रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, इसके लिए आपके साधुवाद को बहुत बहुत नमन। और आप आपका जो स्वभाव है, आपका जो सरल जो तरीका है लोगों से बात करने का, लोगों को समझाने का, अपने आप को ऊपर नहीं लाते हुए लोगों को ऊपर लेके आने का, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शरद जी, मैं क्षमा चाहूंगा। आज मैं सबसे हर रोज यही बात कहता हूं कि मैं नहीं जुड़ पाता हूं। मैं कल भी जुड़ा था पवन सर का जब कार्यक्रम चल रहा था, और आज मैं जान के जुड़ने की कोशिश किया जब मैंने देखा कि चीफ गेस्ट कौन है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं हमें सीखने को मिलती है आपसे। और जिस तरीका से आप सबको लेके चलते हैं, बुजुर्गों हैं जो हमारे सीनियर्स हैं उनका आदर करते हैं और बच्चों को भी लेके चलते हैं, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। इसी की वजह है कि आज आप एक अच्छे जगह पे हैं, क्योंकि जब तक हम अपने गुरुजनों को का आदर नहीं करेंगे, हमारे आगे बढ़ने की क्षमता नहीं रहती है। और ये आपने सबको सिखाया है, ये सिर्फ आपने अपने आप में नहीं अपनाया है, ये सबको सिखाया है। और इसके लिए बार बार यही कहूंगा, आप एक किसान के रूप में नहीं है, आप एक खुद एक इंडस्ट्री है जिससे इतनी सारी चीजें सीखने को मिलती है लोगों को। मेरी तरफ से मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद शरद यादव जी, और आप मुनीलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, धन्यवाद आदरणीय विवेक बेनीपुरी सर। आपका द्वारा आपके नेतृत्व में पतंजलि समृद्धि प्रोग्राम जो मध्य प्रदेश में चला है, और उसकी देन है कि हम सब किसान भाई जुड़े हैं। आदरणीय मैं कुशल नेतृत्व करता अपने मार्गदर्शक परम आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। जी नमस्कार, सुप्रभात सभी को, सदन को प्रणाम, आज के मुख्य अतिथि शरद वर्मा जी को प्रणाम। आज के हमारे योग शिक्षक जो है उन्होंने इतने सुंदर तरीके से आज योग कराया, उनको भी बहुत-बहुत नमन है। और इसी प्रकार से जो हमारी अब जो अनुभव शरद जी ने आज अपने जीवन के व्यक्तिगत जीवन के साथ-साथ जो नर्मदापुरम के जो लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, और उसमें उनका जो उद्बोधन रहा है उसमें अपनी बात कही है। हम तो आज यहाँ पर से शुभकामनाएं अब देते हैं कि आने वाला जो समय रहे, आने वाला अ, जो आने वाली पीढ़ी रहे, जिसके लिए ये सब काम एक स्थिति के बाद हमें लगता है कि हम तो केवल उसके लिए ही जी रहे हैं। तो लेकिन ये चरितार्थ होकर के, क्योंकि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो धरती माता के लिए जो काम हमारे बहुत सारे सदस्य मिलकर के अब करने लग गए हैं, उसी से ही हम आने वाली पीढ़ी को जो देने का कार्य है वो करेंगे। और इसके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि नर्मदापुरम में कम से कम जो विस्तारीकरण हुआ है और विस्तारीकरण का जो प्रभाव है, जिसको लोग अपनाने लगे हैं, उसके बारे में बोलने लगे हैं, उसके बारे में बताने लगे हैं, तो ये चीज बहुत अद्भुत है। और यही शायद हम सोचते थे कि हम किस प्रकार से अब कार्य का विस्तारीकरण होगा, कैसे होगा। तो धीरे धीरे बोलते बोलते है आपने करके दिखाया है। आपके नर्मदापुरम के जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी इस सदन के लोग हैं जो किसी न किसी रूप में अपना योगदान कर रहे हैं, सबका योगदान महत्वपूर्ण है। और उसमें सब एक नाव हम चला रहे हैं, इसमें सब एक अपना अपना योगदान करते जा रहे हैं। तो इस दिशा की तरफ हमारी यात्रा चल रही है, हमारा जीवन भी चल रहा है, हमारे साथ में जो दूसरों का जीवन पर भी एक प्रभाव डाल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन चीजों को करते हुए हम हमारी कल यहाँ पर भगवान दास जी और कुमार बब्बन सिंह जी के साथ मुलाकात हुई हमारे ऑफिस में, और बहुत सुंदर वार्तालाप भी हुई। फिर रंजना जी भी, दिनेश जी भी और मुन्नी लाल जी के साथ भी एक कॉन्फ्रेंस कॉल भी हो गई ऐसी अनायास करते हुए। तो बड़ा सुंदर कल का, और हमने कल भी नर्मदापुरम की हमारी जो यात्रा रही उसको भी हमने चर्चा में लाए। आपने हमारा कैसे सम्मान किया, मैं तो देख रहा था कि वो सबको माला पहनाई जा रही हैं, मालाएं आ रही हैं और सबको दी जा रही हैं। इतना सुंदर दृश्य कि हम जब कल्पना करते हैं, उसको याद करते हैं, तो अपने आप में ही अद्भुत है। आपने भोजन कराया हमें, अपना सारा सब कुछ दिखाया, अपनी इंडस्ट्री दिखाई आपने, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसको इतना प्रेम पूर्वक। वहां पर यज्ञ भी हुआ आपके माता पिता जी के साथ, उन्होंने भी जो भी यज्ञ का भी अब इतना सुंदर उसकी यादें जो है अनमोल है। ये हमारे जीवन में कभी ना भूलने वाली याद है। उस नर्मदापुरम की जो यादें हैं कभी नहीं भूलेगा कोई भी। मुझे तो लगता है कि जिसने भी वहाँ अनुभव किया, वो दिवस को कल हम बातचीत कर भी रहे थे, तो कैसे कैसे रहा। तो ये हमारी यादों में एक अमिट छाप छोड़ गया है। ये हमारे दिलों में एक अमिट छाप छोड़ दिया है। जितना ही हम बात करते हैं उतना ही हमारी यादें ताजा ये यादें हमें भावुक भी करती हैं। जब नर्मदापुरम का कार्यक्रम हुआ था उसके बाद हम भावुकता में भी बह गए थे। तो ये भावुकता हमारी जीवन को परिवर्तित किया है। तो हम बहुत सुंदर, हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और ये जो चीजें हमें दिल को छूती हैं, वो वही चीजें आगे स्थायी रूप से आगे बढ़ पाती। आज जैसे जिस प्रकार से हमारे योग शिक्षक ने योग कराया और धीरे धीरे कराया, और उसको बताया कि हर चीज को हमें धीरे धीरे करने की जरूरत है और उसको स्थायी रूप से उसको करने की जरूरत है। मुझे लगा कि ये शायद बहुत अच्छी तरह से आज उसका एक उसको भी ये हमें दिल को छुआ है।
तो ऐसे दिल को छूने वाली जो चीजें हैं उसको हम याद करते हुए और आपको आज आज हम अपने हृदय में रखते हुए आपके द्वारा किए गए कार्यों को और सभी के कार्यों को हृदय में रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमन, नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। आदरणीय पवन सर जी, ये सदन आपके इस स्नेह और प्रेम का अभिभूत है, और इसका कारण भी यही आप हैं कि आपकी जो सरलता है, आपका जो स्नेह है, जो हृदय से आप हम सबको एक परिवार के साथ एक गार्जियंस के रूप में सब स्नेह देते हैं। और ये युगहर कार्यक्रम इसीलिए 2 वर्ष पूर्ण कर चुका है, स्वैच्छिक रूप से चल रहा है। स्वैच्छिक रूप से चलने का सिर्फ माध्यम आप हैं, आपका स्नेह प्रेम मिलता है। रमेश चंद्र मेहरा जी कुछ बोलना चाहते हैं? अनम्यूट जी किए हैं वो। सदन में आदरणीय रघुवंशी जी भी उपस्थित हैं, तो हम चाहेंगे वो भी कुछ अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय रामकरण रघुवंशी जी। मैं उन्हीं को बुला रहा था श्रीमान जी, लेकिन आपका हैंड रीच हो गया तो मैंने आपको बुला लिया। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी के वो राम सीता फल और हनुमान का याद आ रहा था मुझे, सीन दिख रहा था। आदरणीय पवन जी के जन्म दिवस पे लगाए थी। और रघुवंशी जी हैं, 2 शब्द प्रस्तुत करें। जी श्री रामकृष्ण जी। जी ओम। सदन को प्रणाम। और आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय शरद भैया को प्रणाम, यादव साहब को प्रणाम, पवन सर को प्रणाम। और जैसा कि शरद भैया ने अभी जो उद्बोधन दिया, ये सब वही बातें हैं जो इतने समय से सदन में चलती आ रही है। और जैसे आपने कहा कि पवन जी का जन्मदिन है, तो मैं शरद भैया से ऐसे ही डिस्कशन कर रहा था कि क्या किया जाए, सबसे बड़ा तोहफा साहब के लिए क्या हो सकता है, अपने गुरु के लिए क्या हो सकता है। तो ये सारा जो मार्गदर्शन था वो शरद भैया का ही था। तो हमने कहा कि राम दरबार से बढ़ के शरद भैया बोले कुछ नहीं हो सकता। तो आज उनके नाम से वो पौधे तो लगा दिए हैं, लेकिन अभी उसमें बहुत सारा खर्चा आ रहा है, पौधे में पानी देने का, खाद देने का। एक पौधा अभी रह गया हनुमान फल, वो उनके हाथ से यहाँ पे लगना है। तो मैं, पवन सर उपस्थित है, मैं सदन के माध्यम से ये जानना चाहूंगा पवन सर से कि अभी वो जो तीसरा पौधा, जो चौथा पौधा है, वो कब लगेगा और कब उनके चरण यहाँ पे हमारे इस भूमि पर पड़ेंगे, ताकि ये यहाँ हम लोग धन्य हो जाएं और हमारी भूमि भी पवित्र हो। और ऐसी महान मूर्तियां बहुत कम होती हैं जो पीछे से पुशअप्स का काम करती हैं। अब जैसे शरद भैया का जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि जब जब मुझे किसी भी प्रकार की कोई समस्या आई है, तो एक भ्राता की तरह, एक गुरु की तरह उनका हमेशा मुझे मार्गदर्शन मिला है। या कभी भी मैं कहीं भी उलझ जाता हूँ या कोई कोई सी समस्या से घिर जाता हूँ, तो एक सीध सबसे पहले नंबर हिट लिस्ट में जो हमारी जो है उसमें भैया का होता है कि भैया ऐसे ऐसी नहीं ऐसी समस्या। और 24/7 इधर रात के 11:30 भी बज रहे हैं तो बराबर उसी समय सजेशन मिलेगा, उसी समय आपको शांति भी मिलेगी, उसी समय हर समस्या का हल। तो जिस प्रकार से आदरणीय भाई साहब का सदन के प्रति, सदन के सदस्यों के प्रति जो प्रेम है, अगर उनको ये पता चल जाए कि पतंजलि परिवार से है कोई, और यदि कोई भटकता हुआ किसान भी आ जाए, तो अक्सर वो कहा करते हैं कि आदमी 2 बजे से आपके पास आता है, या तो वो उसके पास कोई अभाव है इसलिए वो आपके पास आया है, तो आप उसकी मदद कीजिए, या फिर वो आपसे प्रभावित है। तो उनकी बहुत सारी बातें हैं जो मैं छोटी छोटी सी पकड़ लेता हूँ, तो अक्सर उनकी शिकायत रहती है कि आप हमारी बात पकड़ लेते हो। तो बहुत सारी चीजें हमें उनसे सीखने को मिली हैं, और कोई भी समस्या किसी भी समय आई है तो उन्होंने तुरंत उसका निदान निकाल के दिया है। और इस सदन को आगे ले जाने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, उन्होंने इतनी बड़ी सोच रखी है कि हमारे क्षेत्र के किसानों का कैसे भला हो। और यहाँ पर जो बहुत सारी जो भूमि पड़ी है, या बहुत सारे भाई साहब ने जो प्रस्ताव दिए हैं, बहुत सारे जो सपने देखे हैं पतंजलि को लेके, उसमें हम सभी लोग उनके साथ में हैं। और उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि ये आदमी वही कह सकता है जिसने फील किया हो। तो मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है, बहुत नजदीक से उनके स्नेह को परखा है। और हम चाहते हैं भाई साहब हमेशा ही सदन के माध्यम से सभी सदस्यों से इसी प्रकार जुड़े रहें, उनका मार्गदर्शन करते रहें। जी ओम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी। और आपने बात कह दी है, और आदरणीय पवन सर जी को आमंत्रित ही कर लिया है, स्पष्ट रूप से वो सुन रहे हैं।
और वो कमेंट भी करेंगे, क्योंकि वो पौधा लगाया है और जो शेष रह गया है, जो भी होना है वो तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए, शैलेश यादव जी ने अभी हैंड रेज किया है, वो अपनी बात रखें। ओम जी, सभी को वरिष्ठ जनों को प्रणाम। आज हमारे मुख्य अतिथि शरद भैया, इनसे मैंने एक ऐसी चीज सीखी है जो एक कल्पना के भी परे चीज थी, जिसका कि मेरे क्या किसी भी किसान या किसी भी व्यक्ति के दिमाग में वो बात नहीं आ सकती, वो यहाँ मैं जरूर शेयर करना चाहूँगा। जब हम शरद भैया के फार्म पर गए थे तो उन्होंने बताया था कि किसान अक्सर पिटता है भाव से। जब प्रचुर मात्रा में कोई भी उत्पाद मार्केट में आता है तो उसके भाव अचानक इतने गिर जाते हैं कि उसकी तुड़ाई का खर्च और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी नहीं निकलता मंडी ले जाने का। तो भैया के खेत में जब हम गए थे तो उस समय पत्ता गोभी और फूल गोभी की सब्जियां लग रही थी, तो भैया ने हमें एक प्रैक्टिकल करके दिखाया। उन्होंने कहा कि जब भाव कम हो जाएं, अत्यधिक कम हो जाएं कि अब आपको नहीं पड़ रहा है, उस समय आप क्या करें कि सब्जी में हल्का सा पानी दें, नालियों में पत्ता गोभी फूल गोभी के बीच में, और उनको ऐसा एक हाथ से खींच दें ताकि उनकी जड़ ढीली हो जाए। और जड़ ढीली जब हो जाएगी तो उसका जो फूल है वो पौधा उस पर ध्यान ना देकर जड़ों की को बढ़ने की तरफ ध्यान देगा, तो आपका जो फूल है वो पत्ता गोभी या फूल गोभी की सब्जी है वो खराब नहीं होगी, बनी रहेगी। और 8 से 15 दिन बाद जब दोबारा मार्केट में भाव बढ़ेंगे तब उस समय आप तुड़ाई कर सकते हैं। तो प्रकृति नेचर के विपरीत इतनी अच्छी सोच रखने वाले हमारे भैया ने ऐसी इतनी सरलता से हमें ये बात दी, वो बात मेरे दिल में घर कर गई और मैं बड़ी सहजता से अपने अनुभव से उन्होंने ये बात सीखी है। ये कोई मामूली बात नहीं है बोलने करने में ये लगता है, लेकिन ये इस चीज का अनुभव जब तक आप फील्ड में करते हैं, कई वर्ष अपने देते हैं, तब ये बातें आपको जाकर पता चलती है। इसीलिए शरद भैया का बहुत बहुत साधुवाद। और मैं अब एक डिप्लोमा कर रहा हूँ यहाँ पवार खेड़ा से, तो उसमें मुझे 2 कृषक की स्टोरी लिखना है, सक्सेस स्टोरी। तो उसके लिए मैं अपने क्षेत्र के दोनों किसान शरद भैया और रामकृष्ण जी रघुवंशी, इनकी स्टोरी में लिखूंगा और वहां पवार खेड़ा में जाकर जमा करूंगा। धन्यवाद शैलेश जी। आपने युवाहर कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर के आपने कुसुम महाविद्यालय, शासकीय कुसुम महाविद्यालय में योग शिविर और किसान संगोष्ठी का आयोजन कराया था, और हम सबको आमंत्रित भी किया था। ये भी प्रेरणा आपको युवाहर कार्यक्रम से मिली और आपने जो है वो कार्यक्रम किया। ऐसे कई कार्यक्रम जो है नर्मदापुरम में होने लगे। शासकीय महाविद्यालय में किसानों का सम्मेलन और योग शिविर कहाँ होते थे? कभी हुआ कभी? तो उनके मन में क्या विचार आया और आपने हमसे संपर्क किया और वहां से जो है बच्चों को आप किसानों की जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की बातें करने लगे। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी ने वहां पर बहुत बड़ी स्टॉल लगाए थे, वो उनको बच्चों को संबोधित किया था। प्राकृतिक जैविक खेती के बारे में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। तो इस प्रकार के भी कार्यक्रम युगार कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर के होने लगे हैं। ये प्रगति रथ है और मैं अब समय हो गया है, 8 बजे तक ही अपन को इस कार्यक्रम को पूर्ण करना है। किसी का कोई विशेष कमेंट हो, विशेष बात करना चाहते हैं तो आमंत्रित हैं और इसके बाद फिर आभार करेंगे। तो मैं सदन को बता दूं कि जो शैलेश जी ने बताया है उसको पूर्णतः बता देता हूं मैं सदन को। आपकी अगर सब्जियों में जैसे कोई रेट गिर रहे हैं और आपको लगता है कि आज मेरी गोभी 2 रुपए किलो बिक रही, मेरा पत्ता गोभी 2 रुपए किलो बिक रहा है, आप उसमें सिंचाई कर दें पानी की और उन पेड़ों को थोड़ा सा उखाड़ दें, हल्का सा उसको पेड़ों को पकड़ के हल्का सा आप उसको उखाड़ दें, आपकी गोभी कभी खिलेगी नहीं, खराब नहीं होगी और 15 दिन बाद आप उसको काट के बेच सकते हो। तो ये शैलेश जी बता रहे थे और उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से सीखा, बहुत बढ़िया ढंग से। तो ये मैं बताना चाह रहा था जी। ओ आपने मुझे उखाड़ के गोभी का फूल बताया था, वहां पे दिखाया था, तो ये अद्भुत लगा कि ये कहाँ से आ गया। जी रवि आदित्य जी, सादर आमंत्रित, बिहार से रवि आदित्य जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुनीलाल जी।
और आज की मुख्य अतिथि हमारे शरद वर्मा जी को बहुत-बहुत आभार, अभिनंदन। और मैं बताना चाहूँगा कि फरवरी महीने में मैंने इनके बारे में दैनिक भास्कर में मैंने पढ़ा और इतनी प्रसन्नता हुई कि हम लोग इटारसी में मिले, उनको देखा, नज़दीक से देखा और जो उस लेख में और इनके संघर्ष के बारे में और इनके मार्केटिंग टेक्निक्स के बारे में कि कैसे सब्जियों में इनकी जब असफलता हुई भोपाल के इर्द-गिर्द में और कैसे वो आज के डेट में करोड़ों में वो कमा रहे हैं। और उस सभी चीजों के बाद और देखिए क्या मुनीलाल जी होती है कि जैसे आदरणीय पवन सर के बाद इस कार्यक्रम में एक नई चीजों को लाने का था तो एबीपी न्यूज ने भी इनकी इस न्यूज को कवरेज दिया। लेकिन एक बस शरद वर्मा जी से एक निवेदन, मेरा नम्र निवेदन है कि उसमें उस लेख में एक चीज की कमी थी। जैसे उन्होंने सब कुछ बताया, सारा चीज दिया, लेकिन उनकी जो प्रयोग थे, जैसे प्रयोग में कि अगर आप जैविक पद्धति से कर रहे हैं उसका जिक्र उस लेख में नहीं रहा। वो लगता है जैसे कहीं छूट गया। खाली एबीपी न्यूज वालों ने एक डिस्क्लेमर डाल दिया उसमें कि आप इसमें किसी भी वैज्ञानिक के माध्यम से इस चीज का प्रयोग में करें। लेकिन इतना खूबसूरत लेख है कि मैं आप लोगों से भी शेयर कर देता हूं कि आपको बहुत प्रसन्नता होगी कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति इस प्रकार अपने से आगे निकला। और बस वो जैविक वाली बात छूट गई कि हमने जो किया है वो किस प्रकार से किया है और सारे चीजों का मैंने जो हम लोगों ने जितने लोग भी इनसे मिले हैं उनको काफी ये हर्ष होगा कि उनको मिलने के बाद आप सामने उस लेख के रूप में आप पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो ये निवेदन है कि फर्दर ऐसा हो तो बिल्कुल उस चीज का शरद जी जिक्र कर देंगे तो हम लोग के लिए और अच्छा लगेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आदरणीय जी जी शरद जी कुछ कहना चाहते? चलिए। नहीं, मैं ध्यान रखूंगा ये। जी जी जी। अब चूंकि समय अपनी ओर बढ़ रहा है परंतु हमें हैंड रेज हुई है आदरणीय मैनपाल सिंह का और डॉक्टर किशोर दुबे जी का, इनको बुलाते हैं। इसके पहले सविता जी जुड़ी हैं आज। सविता बहन जी महाराष्ट्र से जुड़ी हैं, बहुत दिनों बाद जुड़ी हैं। सविता जी 2 शब्द ओनली आप प्रस्तुत करें। हमारी बहुत ही ऊर्जावान बहन कृषक हैं। सविता यानी जी आवाज आ रही हो तो आप सादर आमंत्रित है। मैं आदरणीय मेनपाल साहब को आमंत्रित करता हूँ कि 2 मिनट में अपनी बात रखें। आदरणीय मेनपाल सिंह जी। आवाज आ रही सर जी मेरे मदद? जी आ रही है आपकी। आगे सदन को मेरा प्रणाम। टाइम को थोड़ा ध्यान में रखते हुए पता नहीं था, टाइम तुम घटा दिया आधा घंटा, लेकिन कल से टाइम से वो जुड़ेंगे। इसलिए आज के जो हमारे मुख्य अतिथि है शरद शर्मा जी, बहुत ही अच्छी बातें बताई, वार्तालाप जैविक खेती के बारे में। और जो प्रोसेसिंग है, जो गोभी के बारे में अब सुना, भाई रेड डाउन आ गए तो थोड़ा सा उसको हल्का पानी दे के उसकी जड़ उकास दें और वो 15 दिन तक खराब नहीं होगी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्ता पे। और इतना ही बस मेरी टाइम लेता हूँ, मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद जी। आदरणीय मेनपाल सिंह जी, अभी इनके पास तो बहुत कुछ है। खट्टे फल को मीठा कर दें, लाल को हरा कर दें, नीले को पीला कर दें, ये सारी चीजें रामकृष्ण रघुवंशी और शरद वर्मा जी ये सब करते रहते हैं। अभी इसकी भी चर्चा होगी बाद में समय पे। अभी आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। इनका ग्रुप के अंदर नंबर है, वो डालियो जी, फिर इनसे बात करते हैं जी। हेलो जी 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 डाल देते हैं, ग्रुप में डाल देते हैं सर जी का नंबर। जी आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद मुनीलाल जी। मैं सिर्फ सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि हैदराबाद के नजदीक जो दाजी का कान्हा आध्यात्मिक शिविर है, यहाँ पे करीबन 700-800 लोगों को उन्होंने इनवाइट किया है। तो वहाँ पे पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्टेट कोऑर्डिनेटर महाराष्ट्र के नाते मुझे भी एक गेस्ट लेक्चर के लिए उन्होंने इनवाइट किया है। और यहाँ पे पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का प्रतिनिधि होने के नाते मैं वहाँ पे 2-4 दिन रहूंगा। तो यही सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि पतंजलि के कार्यकर्ताओं को बाकी संस्थाएं भी अभी इनवाइट करके उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए उत्साहित हो रही है। यह जानकारी मैं सदन को दे रहा था। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत शादिबाद। चूंकि पतंजलि का नाम भी बहुत कुछ पतंजलि के माध्यम से परम पूज्य स्वामी जी परम श्रद्धेय आचार्य जी के जो पुरुषार्थ है उसके माध्यम से ये देश और विश्व में जो चल रहा है, बहुत सुंदर। अब समय हो गया है। अब मैं आभार के लिए आमंत्रित करूंगा
आदरणीय कल्पना कोटले जी कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। ओम सदन को कोटि कोटि प्रणाम सभी को। आज के जो शरद भाई साहब जो नर्मदापुरम से हैं, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि, और नर्मदापुरम का नाम ही इतना, मतलब जब से मैं जुड़ी हूँ तब से सुनते आ रही हूँ, तो इतनी उत्कंठा है मतलब जाने की, वहाँ पे देखने की, समझने की। तो भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो उन्होंने चीफ गेस्ट है आज, और उन्होंने इतनी सारी चीजें बताई, और पवन सर, आदरणीय पवन सर जी ने जो वर्णन किया वहाँ के की फूल मालों से कैसे मतलब वहाँ पे उनका स्वागत किया गया सभी का, तो दिल को छू लेने वाली बातें थी। और आज के जो आचार्य जी, जो योग आचार्य जी थे, और जो युवा है वो, और युवा पीढ़ी आजकल कहाँ शिक्षा, और कहाँ, और वो तो उस उम्र में, जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं और मौज मस्ती करते हैं, उस उम्र में वो सभी को मतलब समझ विकसित कर रहे हैं, और इतना मतलब लोगों तक जा रहे हैं, थेरेपी दे रहे हैं, और बच्चों को नेशनल लेवल तक ले जा रहे हैं। तो उनका भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ। और इसीलिए उनको इनवाइट किया था कि वो युवा है, और उनसे भी प्रेरणा लेके और भी युवा जुड़ेंगे इस योग से, और आहार से भी जुड़ेंगे, इस वजह से उनको इनवाइट किया था। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से उन्होंने योग कराया है। और ये महोदय जी का भी, शरद भाई साहब का भी, और हम चाहते हैं कि हमको जल्दी जल्दी से बुलाए वहाँ पे नर्मदापुरम में। तो धन्यवाद। और पूरे मतलब पतंजलि योगार प्रोग्राम तरफ से उनका आभार व्यक्त करते हुए आज के कार्यक्रम को यहीं पे समापन करते हैं। इसके बाद मैं मुन्नीलाल भाई साहब को देती हूँ। जी, मैं आज उपस्थित आदरणीय रंजना बहन जी, आदरणीय अंकुर जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी जो अभी युवग्राम में है, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय ब्रज गोपाल सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय कल्पना कोटले जी, आप जो है योग शिक्षक से संपर्क किया आपने, और अब आप जो है इस युवा कार्यक्रम में भी बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे रही हैं। आदरणीय कृष्ण कुमार महतो जी, आदरणीय मेनपाल सिंह जी, आदरणीय नीलकंठ सावले जी, आदरणीय निर्मला जोशी जी, आदरणीय पवन सर जी, आदरणीय प्रभा जी, आदरणीय प्रिंता जी साकरे जी, आदरणीय जो आदर्श ग्राम में बनाने में चंदना गांव को आगे में आप बहुत पुरुषार्थ का काम कर रही हैं। आदरणीय रविशन मेहरा जी जो लगातार हम सबके जो है रीढ़ है नर्मदापुरम की, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आदरणीय रवि आदित्य जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय रोमी राम जी, आदरणीय सविता बहन जी, आदरणीय शैलेश यादव जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय, आदरणीय तुलाराम पटेल जी, आदरणीय वैशाली बहन जी, आदरणीय विनय मिश्रा जी, आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी, जिनके नेतृत्व में पतंजलि समृद्धि प्रोग्राम चला और उसकी वजह से जो है हम सबके साथ एक दूसरे से जुड़े, आदरणीय योगाहार रिकॉर्डिंग के सभी टीम और योगाहार परिवार के जो सदस्य अभी रिमूव हो गए हैं, और जो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं, सहभागी बनते हैं, योग शिक्षक और चीफ गेस्टों का से संवाद करते हैं। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी अभी शायद सदन में नहीं है, वो भी पद्मश्री और IAS अधिकारियों को इस सदन में ला रहे हैं। आदरणीय पवन कुमार जी के कुशल नेतृत्व में यह कार्यक्रम चल रहा है, इसी प्रकार से सफलतापूर्वक चलता रहे। और सभी भाई बहन अपने अपने जो परिचित हैं, योग शिक्षक हैं, चीफ गेस्ट हैं, कोई विशेष विषय में विशेषज्ञ हैं, उनको आमंत्रित करने के लिए एक सूची बना लें। 365 दिन की हमें सूची बनाना है अब, ताकि हम जो है उनको डे बाई डे निर्धारित कर दें, ताकि एक पता रहे कि कौन कब व्यक्ति रहेगा, ताकि हम सब उनको सुनने के लिए अपना समय दे सकें। जी धन्यवाद। आज का युवा कार्यक्रम का यहीं विराम देते हैं। कल सुबह 5:30 बजे और साथियों के साथ नए योग शिक्षक चीफ गेस्ट के साथ मिलते हैं। आदरणीय सर भैया को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, और आदरणीय पवन सर जी, विवेक बेनीपुरी जी और सभी सदन को प्रणाम।